गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करूँ उसके पहले ही बता दूँ, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड हैं। तो हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा? तो फ्रेंड, आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देखा जाए तो वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्राण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है इस समय? भूपेंद्र यादव। उनके द्वारा प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसका तात्पर्य है पोर्टल फॉर रेगुलेशन फॉर एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट्स। ठीक है, इन नॉन अटेनमेंट्स इसका फुल फॉर्म है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देखा जाए तो इस पोर्टल के शुभारंभ का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए 132 शहरों के वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर के छिड़ी मुहिम और तेज करना। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कितने शहरों को चिन्हित किया गया है? 132 शहरों को चिन्हित किया गया है। तो इन शहरों में जो वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर के जो मुहिम छिड़ी गई है, उस मुहिम की कितनी प्रगति हो रही, ये सब जो है इस पोर्टल के द्वारा देखा जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस पोर्टल के जरिए जो दिल्ली सहित, ठीक है, दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो दिल्ली सहित जो प्रदूषण से घिरे देश के जितने 132 जो प्रमुख शहर हैं, उनकी वायु की गुणवत्ता पर 24 आवर्स नज़र रखी जाएगी इस पोर्टल के द्वारा। साथ ही देखें तो इन शहरों में, यानी कि 132 शहरों में प्रदूषण पर रोकथाम पर जो सरकार के द्वारा जो राशि खर्च की जा रही है, उस राशि का पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पे आपका मौजूद होगा। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उन प्रोजेक्ट की प्रगति को भी देखने के लिए, या उन प्रोजेक्ट की जो प्रगति को भी इसके जरिए जांचा जा सकेगा। किसके जरिए? प्राण पोर्टल के जरिए। तो ये एक तरीके से प्राण पोर्टल जो है इन सारे तरीक़ों से जो मुहिम है उसको और तेज करेगा। ठीक है, आगे बात करें तो जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत एक लक्ष्य रखा गया है कि सभी शहरों को 2024 तक PM10 और PM 2.5 के स्तर में 25 से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य जो लाइन दी गई है 2024 तक दी गई है, और जो PM10 है और PM 2.5 के स्तर को 20 to 30% की कमी तक लाना। ठीक है, ये आपका किस कार्यक्रम के तहत? स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। कितने शहर को चिन्हित किया गया है? 132 शहर को चिन्हित किया गया है। ठीक है, उसी की जांच करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है? प्राण पोर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कार्यवाहक सरकार घोषित की गई। इस सरकार में कार्यवाहक मंत्री के रूप में कौन कार्य करेगा? मुल्ला हसन अखुंद, हिबतुल्ला अखुंदाज, मुल्ला बरादर, सिराजुद्दीन हक्कानी? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुल्ला हसन अखुंद जो है वो कार्यवाहक मंत्री की तरह कार्य करेंगे। इनके बारे में देखा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के गठन का ऐलान कर दिया है। कंधार का मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे, कौन तालिबानियों ने घोषित किया है? किसे? मुल्ला हसन अखुंद को। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। अंतरिम सरकार में इनकी जो अंतरिम सरकार में इनमें 2 प्रधानमंत्री हैं, वो कौन कौन से हैं? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यही हैं, और दूसरे हैं मुल्ला अब्दुल सलाम हनीफ। ठीक है, ये 2 उप प्रधानमंत्री भी हैं। ये जो सरकार तालिबानियों के द्वारा जो नई सरकार गठित की गई है, उसमें कार्यवाहक मंत्री कौन है? मोहम्मद हसन अखुंद हैं, और 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनीफ। ठीक है, और साथ ही साथ जो तालिबानी प्रमुख है जिसका नाम है हबीबुल्ला अखुंदाज, वो सरकार के सर्वोच्च नेता होंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है तालिबानियों का प्रमुख नेता कौन है? हबीबुल्ला। ठीक है, हबीबुल्ला अखुंदाज जो है, अखुंदाजा, वो सरकार के सर्वोच्च नेता होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। आगे बढ़ते हैं।
2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? अमेरिका, रूस, चीन या फिर क्यूबा? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा जो है वो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसके बारे में देखें तो अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ता हुआ क्यूबा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नीति आयोग और किस विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो नीति आयोग ने किस विश्वविद्यालय के साथ कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है, देख लीजिए, पंजाब विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात विश्वविद्यालय और नीति आयोग ने मिल करके कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इसके बारे में देखें तो नीति आयोग और गुजरात विश्वविद्यालय ने कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष जिनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार ने IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा प्रस्तुत कृषि उद्यमिता और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन में भारत का पहला MBA पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक प्रश्न आपके लोग के लिए काम देती हूँ मैं, आपको नीति आयोग के गठन के बारे में बताना। नीति आयोग का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन हैं और इनके जो सदस्य हैं उनके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में मुझे आप बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ये दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत देख लीजिए क्या है कि दिल्ली सरकार ने अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा ये स्कूलों में शुरू किया गया। अक्सर लोग बिजनेस ब्लास्टर तो सोच लेंगे कोई उद्यम होगा, किसी कहीं बिजनेस से ही रिलेटेड होगा, तो ये स्कूलों में शुरू किया गया है बिजनेस ब्लास्टर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाला, यानी कि वो नौकरी की बजाय वो एक उद्यम मतलब बने, वो एक तरीके से बिजनेस खुद क्रिएट करें और फिर वो लोगों को नौकरी दें। यही इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए सरकार छात्रों को व्यवसाय करने के लिए मूलधन उपलब्ध कराकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमी तैयार करेगी। ठीक है, इसमें सहायता सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि जो स्कूल के जो युवा उद्यमी हैं एक तरीके से युवा उद्यमी तैयार करेगी। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली में सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा दिल्ली में जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें ये लागू किया गया है। इसके तहत देखा जाए तो कक्षा 11 तथा 12 के छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1200 रुपये की मूल राशि प्रदान की जाएगी। और ये बिजनेस ब्लास्टर जो कार्यक्रम है वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट में इनको काफ़ी सरकार को सफलता मिली, जिसके तहत इन्होंने जितने भी सारे सरकारी स्कूल हैं उसमें ये प्रोजेक्ट लागू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा बिजनेस ब्लास्टर जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूलों में लॉन्च किया गया है। इसका जो एक तरीके से उद्देश्य देखा जाए तो इस कार्यक्रम के द्वारा जो बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में ये कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही देखा जाए तो इससे देश की प्रगति ही होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ आप उस योग्य बनेंगे कि आप लोगों को रोज़गार भी देंगे, तो इससे देश की ही प्रगति होगी। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी बताया गया, कहाँ पे ये लॉन्च किया गया ये भी बताया गया। देखिए नेक्स्ट है हमारा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए चर्चा में क्यों है ये, हाल ही में जर्मनी की सरकार एजेंसी GIL द्वारा उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के मैंग्रोव और जैव विविधता का संरक्षण किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो वहाँ जर्मनी की सरकार की एक एजेंसी है GIL के द्वारा उड़ीसा के भितरकनिका में जो राष्ट्रीय उद्यान में जो मैंग्रोव है, वहाँ की जो जैव विविधता उसको संरक्षण दिए जाने की बात की गई है।
भितरकनिका भारत का दूसरा सर्वाधिक विशाल मैंग्रोव वनावल है और सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव, सबसे विशाल जो सबसे बड़ा मैंग्रोव है भारत में, वो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र का सबसे बड़ा मैंग्रोव है क्षेत्र है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो रामसर स्थल है, ठीक है, एक रामसर स्थल है। और यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ जो नदी तंत्र है, तो यहाँ से ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, धामरा नदी, महानदी तंत्रों के ज्वारंधमुख यहाँ पे स्थित है। चलिए एक आपका वर्क है कि मुझे बताएंगे प्रतिशतता के मामले में कौन सा राज्य में सबसे बड़ा मैंग्रोव पान पाया जाता है, ठीक है। तो आप जो प्रतिशतता के आधार पे, यानी कि प्रतिशत के आधार पे आप मुझे बताएंगे सबसे बड़ा जो मैंग्रोव कहाँ है, फिर उसके बाद कहाँ पे मैंग्रोव वन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जलवायु संकट से निपटने हेतु एक मंत्रालय का गठन किया गया है? तो किस देश में एक मंत्रालय, जलवायु मंत्रालय का ही गठन कर दिया गया है जलवायु संकट से निपटने के लिए? फ्रांस में, ब्रिटेन में, नॉर्वे में, या फिर ग्रीस जिसे हम यूनान कहते हैं? तो आंसर है ग्रीस, ठीक है। ग्रीस में जलवायु संकट से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया है। इसके बारे में देखें तो ग्रीस सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए एक जलवायु संकट मंत्रालय, क्लाइमेट क्राइसिस मिनिस्ट्री गठित करने का निर्णय लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, ठीक है। यह निर्णय दक्षिण यूरोप में अत्यधिक हीट वेव्स की घटनाएं तथा यूनान सहित संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर फैली वनाग्नि के मद्देनजर किया गया, ठीक है। वनाग्नि मतलब जो वनों में आग लग जाती है उन हीट वेव्स के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का ही गठन किया गया, जिसका नाम है जलवायु संकट मंत्रालय। वनाग्नि में से ईविया द्वीप और दक्षिणी ग्रीस में 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जिसे हम कहेंगे 385 वर्ग मील से अधिक जंगल जलकर नष्ट हो गए, ठीक है। वनाग्नि से काफ़ी ज़्यादा हीट वेव से वनों में आग लगती, वनों की वजह से पूरे जंगल साफ हो जाते हैं। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में ये केस हुआ था, तो ये काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है पर्यावरण के लिए। चलिए ग्रीस की बात कर लेते हैं, तो ग्रीस के मैप को देख लेते हैं। ये आपके सामने यूरोप है और यूरोप में देखिए दक्षिण बाल्कन में देखा जाए तो यहाँ पे आपको ग्रीस दिखेगा, ठीक है। ये आपका यूरोप का मैप है, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, मैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रीस है, मेडिटेरियन सी में, यहाँ पे देख लीजिए टर्की है, इसके अगल बगल में बुल्गारिया है, इधर देख लीजिए इटली है। इसका देखा जाए जो आपका जलीय, इसका जो पड़ोसी देश हो जाएगा, तो ये इटली इसके बगल में हमें दिख रहा है। इसके नीचे देखा जाए तो अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, मेडिटेरियन सी से टच है काफ़ी ज़्यादा। और ग्रीस जो कि एक द्वीप, इसके माना जाता है लगभग इसमें 1400 द्वीप हैं। इसके बारे में देखें, यहाँ पे देखिए ग्रीस है, काफ़ी क्लीन दिख रहा है हमें, ये ग्रीस है। ग्रीस की राजधानी देखिए फ्रेंड एथेंस है, यहाँ पे है। तो ग्रीस से हम सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ग्रीस को कौन कौन से स्थल जो हैं, स्थल रूप से कौन से देश इसको टच कर रहे हैं। तो जो स्थलीय सीमाएं हैं देश की वो किससे किससे लग रही हैं, तो देखा जाए एक तरफ से पकड़िए, यहाँ से देखा जाए तो उत्तरी पश्चिमी की तरफ से देखिए तो यहाँ अल्बानिया है, फिर मैसेडोनिया है, फिर बुल्गारिया है, फिर इधर देखिए टर्की है, ठीक है। टर्की देखिए एशिया और यूरोप दोनों में ही आता है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी टर्की की है वो यूरोप में आती है, ये भी चीज़ ध्यान रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमने अल्बानिया देखा इसका स्थलीय सीमा, हमने मैसेडोनिया देखा, यहाँ बुल्गारिया देखा, यहाँ पे देखा क्या आपका टर्की देखा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका सी है काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन सी में ये फैला हुआ है। अब इसका कुछ हम यहाँ पे और भी सी देख रहे हैं, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, आयोनियन सी हो गया, यहाँ देखिए यहाँ सी ऑफ क्रेटे हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रेटे सागर जिसको कहते हैं, सी ऑफ क्रेटे। फिर लीबिया सागर भी फ्रेंड, इसके नीचे जाएंगे तो लीबिया सागर मिलेगा, लीबिया कंट्री है ना, उसके पास में लीबिया सागर है। आयोनियन सी भी है, ठीक है, ये आयोनियन सी हो गया। और फिर भूमध्य सागर आप देख ही रहे हैं, और ये आपका एशियन सी, ठीक है, एशियन सी यहाँ पे हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ग्रीस को कौन कौन से सी कट जो घेरे हुए हैं, ग्रीस की जो स्थलीय सीमा कौन कौन सी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माउंट एथोस भी है, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम लोग ये आपका हमने सी देख लिया, हमने मैपिंग कर लिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के द्वारा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी? ब्राज़ील, भारत, रूस या फिर चीन? तो फ्रेंड 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी, जिसके बारे में देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल फॉर्मेट में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी इसी साल। और इस बैठक में देखें तो रूसी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। और आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति देखें तो जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, ये राष्ट्रपति नाम पता होना चाहिए। ठीक है, किसके? व्लादिमीर पुतिन रशिया के हो गए, शी जिनपिंग चाइना के हो गए, और दक्षिण अफ्रीका के देखिए सिरिल रामफोसा हो गए, जेयर बोल्सोनारो आपके ब्राज़ील के हो गए। इनकी कैपिटल्स भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ों की कैपिटल याद कर लेना आप लोग, मैप देख लेना। इस बार की जो थीम होगी ब्रिक्स की होगी कि ब्रिक्स @15 इंफ्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कॉन्टीन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ इसकी थीम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ब्रिक्स के सदस्यों के द्वारा ये जो फ्रेंड औपचारिक जो शिखर सम्मेलन किया जाता है, ये कब से शुरू किया गया है? तो ये वर्ष 2009 से ये औपचारिक सम्मेलन चल रहा है। और लास्ट जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था? उसकी अध्यक्षता की गई थी रशिया के द्वारा। अब आपको ये बताना है जो 14वां शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर में मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर के लिए प्रथम पराग कैलेंडर विकसित किया गया है? प्रथम पराग कैलेंडर जो विकसित किया गया है किस शहर के लिए किया गया है? चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, लखनऊ। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ के लिए प्रथम पराग कैलेंडर जो है जारी किया गया है, विकसित किया गया है, सॉरी। ये देखिए किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है जो भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का पहला प्रयास है। यह कैलेंडर देखा जाए तो क्या करेगा? यह कैलेंडर जो एलर्जी उत्पन्न करने वाले संभावित कारकों की पहचान कर सकता है। यह उच्च पराग वाले मौसम में इसके जोखिम को कम करने के साथ साथ चिकित्सकों व एलर्जी पीड़ितों को इनके कारणों के संबंध में स्पष्ट समझ प्रदान कर सकता है। तो एक तरीके से ये जो पोर्टल है देखा जाए तो माना जा रहा है कि जो सर्दियों में होने वाले जो मौसमी बीमारियों को रोकथाम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये कैलेंडर। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है मुझे कि पराग या पोलन क्या होता है। ठीक है, पराग या फिर पोलन क्या होता है ये? ठीक है, ये किस तरीके से लोगों के लिए हानिकारक होता है, किस तरीके से लोगों में ये एलर्जी जैसी बीमारियों के कारक बनता है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक एयर प्यूरिफायर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर शिमला? फ्रेंड इसका भी आंसर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में ही भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर या वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में देखें तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए 24 मीटर है और यह लगभग 1 किलोमीटर के दायरे की वायु को क्या करेगा? शुद्ध करने में सक्षम है। 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायु होगी उनको ये शुद्ध कर देगा। कौन? ये जो आपका जो विकसित किया गया है चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा वायु शोधक जो प्यूरीफायर है, ये 24 मीटर है और 24 मीटर ये ऊंचा है और ये अपने द्वारा ग्रहण की गई और छोड़ी गई वायु की गुणवत्ता सूचकांक भी दर्शाएगा। तो सूचकांक भी बताएगा उस गुणवत्ता कैसी है, वायु की गुणवत्ता कैसी है, ये सब चीज़ें भी बताएगा। कौन? ये जो शोधक वायु शोधक जो लगाया गया है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें। चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन देख लिया गया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और देखते हैं कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये संपूर्ण विश्व में 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व में 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 19 दिसंबर 2019 को वर्ष 2020 से प्रति वर्ष 7 सितंबर को इस दिवस को मनाने का संकल्प लिया। अभी हाल ही में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 19 दिसंबर 2019 को यह तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहला जो मनाया गया था वो 2020 में मनाया गया था। इस बार दूसरा था और इस बार की थीम देख लीजिए क्या है? स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं आज का फैक्ट्स ऑफ द डे।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए था, ठीक है, कि नए प्रबंध निदेशक बने सुमन शर्मा, ठीक है, सुमन शर्मा को भारतीय सौर ऊर्जा निगम का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब के विजेता रहे मैक्स वेरस्टेppen, ठीक है, ये रहे हैं डच ग्रैंड प्रिक्स 2021। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई, जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, 7 सितंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना ब्रांड एम्बेसडर बनी है, किसकी बनी है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रानी रामपाल, जो कि एक हॉकी महिला खिलाड़ी हैं, और स्मृति मंधाना जो कि क्रिकेटर है। और फ्रेंड ये ध्यान रखिएगा, ये जो रानी रामपाल है फ्रेंड, इनके नाम हॉकी टीम में खेलने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, ठीक है, सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी हैं ये हॉकी टीम में खेलने वाली, इसका रिकॉर्ड है रानी रामपाल के। और स्मृति मंधाना जो है फ्रेंड, इनके बारे में अगर बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में इनको मान्यता दी गई, ठीक है, किसको, स्मृति मंधाना को, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, और इनको क्या बनाया गया है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसका, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। नेक्स्ट है हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है। कब मनाया जाएगा, 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर 2021 के बीच में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने पोषण सप्ताह के भी बारे में देखा, संस्कृत सप्ताह के बारे में देखा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, जो सप्ताह मनाया जा रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा 6 से 12 सितंबर के बीच में। एक बुक है जिनके लेखक के बुक का नाम क्या है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड यूथ फॉर, अपने राइट को जानिए और उसको क्लेम करिए, एक गाइड है यूथ के लिए। इस पुस्तक की लेखिका है एंजेलिना जोली, ठीक है, एंजेलिना जोली के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, द गाइड फॉर यूथ। नेक्स्ट है, देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है कि अक्सर अखबारों में रहने वाला इस्तांबुल कन्वेंशन संबंधित है महिलाओं के खिलाफ हिंसा से, ठीक है, जो इस्तांबुल, टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, और ये किससे संबंधित है, इस्तांबुल कन्वेंशन संबंधित है महिलाओं के खिलाफ हिंसा से। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाया गया, संजय कपूर को नया अध्यक्ष बनाया गया है अखिल भारतीय शतरंज संघ का। राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटीज़ स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया, वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम देख लीजिए क्या है, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ठीक है, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ये इस वर्ष वर्ल्ड लिटरेसी डे की थीम थी, जो कि 8 सितंबर को मनाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे था। आ जाइए उत्तर प्रदेश स्पेशल देख लेते हैं, आज क्या है, ताज नगरी आगरा में एक इंडियन प्रीमियम लीग की तर्ज पर एक लीग का आयोजन किया जाएगा। कौन सी लीग का, बैडमिंटन लीग, ठीक है। तो बैडमिंटन लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ताज नगरी आगरा में किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। गन्ने के अवशिष्ट बायो CNG और बायोगैस बनाने का प्रयोग सफल हुआ, ठीक है। गन्ने का जो अवशिष्ट निकलता है उससे बायो CNG और बायोगैस बनाने का प्रयोग किया गया था, जिसमें सफलता मिली है, किसे मिली है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान को, जो कि कानपुर में स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में गन्ने से अवशिष्ट से बायो CNG और बायोगैस बनाने में सफलता मिली। गरीबों के सबसे बड़े भोजनालय अटल भोजनालय की शुरुआत की गई गांधी कला भवन से, जो कि लखनऊ में है, ठीक है। तो गरीबों के लिए सबसे बड़ा भोजनालय अटल भोजनालय किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किस जिले से देखा जाए तो लखनऊ से भी कहाँ से, गांधी कला भवन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर, कानपुर में। काफ़ी न्यूज़ में भी था ब्लैक फंगस डिजीज़, जब कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा था चर्चा में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्लैक फंगस सेंटर जो स्थापित किया जाएगा वो कानपुर में किया जाएगा। बाल विवाह को रोकने के लिए श्रावस्ती में सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। कौन सा सॉफ्टवेयर, परिपक्व सॉफ्टवेयर। फ्रेंड श्रावस्ती में ही क्यों विकसित किया गया भाई बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती में सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो श्रावस्ती है ना फ्रेंड, वो विश्व भर में नाइजीरिया के बाद
ठीक है। नाइजीरिया के बाद देखा जाए सबसे अधिक बाल विवाह जो होता है वो श्रावस्ती जिले में होता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा बाल विवाह नाइजीरिया में होता है, उसके बाद देखा जाए तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है। इसीलिए वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जिसका नाम है परिपक्व सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर कहीं पे बाल विवाह कोई हो रहा होगा तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो होगा अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही इस सॉफ्टवेयर के द्वारा शिकायत दर्ज कर देगा, जिसको संज्ञान में लेकर के बाल विवाह को रोका जा सकेगा। एक तरीके से बाल विवाह रोकने में ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोगों ने आज काफ़ी जितने भी क्वेश्चंस थे उसको देखा, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स था। आप भी सोच रहे होगे कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती रीड एंड थ्रो में, मेरे को ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझा सकूं, मेरी हमेशा से कोशिश रहती, लेकिन आज थोड़ा मेरी यही था कि इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं। बाकी मैंने आप लोग को वर्क दिया और हाँ मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग हैं जैसे कि कुलबीर जी हैं और जैसे कि सौरभ जी हैं और भी बहुत से लोग हैं, तो सुबोध जी हैं, ऐसे सारे लोग जो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उन लोग को देख करके, कितना अच्छा रिप्लाई करते हैं, आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह करते रहिए, आपको देखिएगा आने वाले दिन में अगर ऐसी आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। और मेरी विश भी यही है कि जल्दी से जल्दी आप रिजल्ट दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जल्दी जल्दी। मेरी सारी विशेज़ यही है, बस आप लोग इसी तरह कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, आपके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड वीडियोज़ को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स बनाइए, ठीक है। ये सब हम लोग के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आप लोग के आंसर से मिल रहा है, जो कि आप लोग इतना अच्छा आंसर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।